हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायो का एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक टॉपिक मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। इस चैप्टर पे ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ऑलरेडी से मैंने और भी 2 लेक्चर बना दिया है, तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए ताकि आपको ये वाली लेक्चर समझ में आए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मैंने रूट के प्रकार, टाइप, इन सब पे भी लेक्चर बना रखा है, जिसमें आपको मैंने टैप रूट वगैरह के बारे में बताया था। आपने नहीं देखा तो आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर मॉडिफिकेशन हुआ क्यों, टैप रूट का मॉडिफिकेशन क्यों हुआ। तो इसके पीछे रीजन है या तो फिर स्टोरेज के लिए, किसके लिए, स्टोरेज के लिए रूट मॉडिफाई हो जाती है। और कहीं कहीं पे देखा गया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी रूट मॉडिफाई हो जाती हैं, और कुछ रूट तो रेस्पिरेशन के लिए भी मॉडिफाई हो जाती हैं। तो अब इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहला है फॉर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 1 फॉर स्टोरेज, यानी कि यहाँ पे जो रूट है वो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो गई है। जो टैप रूट है वो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुई है। अब देखो यहाँ पे जो स्टोरेज होगा वो फूड का होगा। अब अगर ये फूड को स्टोर कर रही है तो इसकी थिकनेस बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर फूल जाएगी। तो फूड स्टोरेज का रिजल्ट ये होगा कि जो रूट है वो फूल जाएगी, या हम कह सकते हैं थिक हो जाएगी। अब अगर हम शेप की बेसिस पे बात करें कि कौन सी शेप है, तो उस बेसिस पे हमें यहाँ 4 टाइप्स पढ़ने हैं, कॉनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, नेपिफॉर्म रूट एंड ट्यूबरस रूट। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला है कॉनिकल। कॉनिकल मतलब नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो रूट है उसकी शेप कोन लाइक हो गई है। कोन का मतलब है कि जो रूट का बेस है वो थिकेस्ट पार्ट है, और बेस से एपेक्स की तरफ जैसे जाएंगे ग्रेजुअली टेपर होती जाएगी। आप देखिए डायग्राम, इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरट। कॉनिकल का एग्जाम्पल है कैरट। आपके एनसीईआरटी में कैरट का डायग्राम दे रखा है, तो आप यहाँ पे देखिए, एक मिनट। यहाँ पे ये देखो, ये है कैरट। आप सभी ने कैरट देखा हुआ है, हिंदी में क्या बोलते हैं, गाजर। आप सभी ने देखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो इस प्रकार की जो जड़ें होती है वो आधार पर तो काफ़ी मोटी होती है, और सिरे की ओर धीरे धीरे पतली हो जाती है। देखिए पतली होकर कोन लाइक शेप बना लेती है। तो रूट अगर कोन लाइक है तो कहेंगे कॉनिकल। एग्जाम्पल इसका क्या है, कैरट। कैरट कैसी है, कोन लाइक है। कैरट को हिंदी में क्या कहते हैं, गाजर कहते हैं। कैरट का साइंटिफिक नेम है डॉकस कैरोटा। तो ये हमारा कॉनिकल रूट हो गया, मैं इसको हटा रही हूँ। अब अगला है हमारा फ्यूजिफॉर्म। अगला क्या है, फ्यूजिफॉर्म, यानी कि जो रूट है वो स्पिंडल शेप की हो गई है। इसका एग्जाम्पल है रेडिस। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, लेकिन देखो मेरे पास यहाँ पे ये एक बुक है, हिंदी बुक है। यहाँ पे आप देखिए, ये फ्यूजिफॉर्म का डायग्राम दिया है। आप देखो तो ये जो इस प्रकार की जो जड़ें होती है वो बीच में तो फुली हुई होती है, और आधार और शीर्ष की ओर कैसी होती है, पतली होती है। यानी कि इसका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पोर्शन है, वो होता है थिकेस्ट, और बेस एंड एपेक्स कैसा होता है, नैरो होता है। इस तरह की रूट को क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, रेडिस। रेडिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूली। इसका साइंटिफिक नेम है रेफिनस सटाइवस। ठीक है। अब देखो अगला जो यहाँ पे है वो है नेपिफॉर्म। इसका एग्जाम्पल है टर्निप। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखो, ये है टर्निप। अगर आप इसको गौर करें, इसकी शेप को, तो इसका जो आधार भाग है वो तो काफ़ी फूला हुआ और गोलाकार है, ठीक है, और सिरे की ओर एकदम पतला हो जाता है। बेसल पोर्शन तो काफ़ी फूला हुआ है, गोलाकार है आधार ये भाग, और इसका जो सिरे वाला हिस्सा है, निचला हिस्सा, सिरे वाला हिस्सा, वो एकदम पतला हो जाता है, थिन थ्रेड लाइक हो गया है। तो बेसल पोर्शन कैसा है, काफ़ी फूला हुआ है, गोलाकार है, और सिरे वाला हिस्सा पतला हो गया है, जिससे कि ये लट्टू के आकार का दिखता है। लट्टू के आकार का इसका शेप हो गया है। तो इसका नाम क्या है, नेपिफॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, टर्निप। इसी तरह का रूट हमें देखने को मिलता है बीट रूट में। इसी तरह का शेप हमें देखने को मिलता है बीट रूट में। आपने बीट रूट देखा हुआ है, मुझे पता है, खाया हुआ भी है। आप शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखना सैलड में रेडिश पर्पल कलर की रूट काटी जाती है। वो क्या है, वो बीट रूट है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चुकंदर कहते हैं। आप सभी ने देखा हुआ है। तो यहाँ पे आप चाहे तो टर्निप यानी कि सलजम के साथ साथ आप चुकंदर यानी कि बीट भी एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल 2 हो गया। अब अगला है ट्यूबरस।
ट्यूबरस मतलब विदाउट एनी डेफिनेट शेप, मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं है। ऐसी रूट जिसका कोई पर्टिकुलर शेप ना हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबरस कहते हैं। ये फूली हुई होती है लेकिन इसकी कोई निश्चित आकार नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्यूबरस कहेंगे। ध्यान दीजिए हम किसका मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, टैप रूट का, क्योंकि आगे जब मैं आपको एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे भी ट्यूबरस आएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैंने नहीं लिखा, बट फिर भी अगर आपको याद करना है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिराबिलिस जलापा। उसको क्या कहते हैं अपन, 4 o'clock प्लांट, इसका कॉमन नेम है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों एनसीईआरटी में है, कैरट एंड टर्निप, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आप चाहे तो लिख लो मिराबिलिस जलापा, इसका एग्जाम्पल ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे समझिए एक चीज़ और मुझे आपको समझाना है कि देखो जब भी कैरट यानी कि गाजर, मूली, सलजम वगैरह की बात होती है तो बच्चे यहाँ पे ये सोच के बैठ जाते हैं कि यहाँ पे जो है वो रूट से ही लीफ अराइज कर रही है, बट ऐसा होता नहीं वास्तव में। देखिए जैसे ही ये डायग्राम देखते हैं बच्चे तो कहते हैं देखो भैया ये रही रूट और ये इससे निकल रही है स्टेम, बट ऐसा इससे निकल रही है लीव्स, बट ऐसा है नहीं। आप अगर यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखो मैंने इसी ग्रीन कलर का बना भी दिया है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर की डिस्क होती है। आपने मूली, गाजर वगैरह खाया हुआ है तो ये वाला जो एरिया होता है ना वो हार्ड होता है, इसको हम खाते नहीं है, कट करके अलग कर देते हैं, तो ये रिड्यूस्ड स्टेम है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रूट के ऊपर डिस्क लाइक स्टेम है, इससे लीफ अराइज कर रही है, एंड सच काइंड ऑफ लीव्स आर रेफर्ड एज रेडिकल लीफ, इसको हम रेडिकल लीफ कहते हुए इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ग्रीन कलर की डिस्क लाइक स्टेम है, यहाँ से लीफ अराइज करती है, एंड सच काइंड ऑफ लीव्स आर रेफर्ड एज रेडिकल लीफ, इसको हम लोग, इससे हम रेडिकल लीव्स कहते हुए इंडिकेट कर देते हैं। ऐसी रूट जो निकलती, ऐसी लीफ जो निकलती तो स्टेम से ही है, बट रूट से निकलती हुई नजर आए, दिस लीव्स आर नोन एज रेडिकल लीव्स। एक और डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये कैरट है, कैरट का डायग्राम है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये डिस्क लाइक देखो ग्रीन कलर की होती है, डिस्क लाइक स्टेम है, इसको हमने क्या कहा, रिड्यूस्ड स्टेम। ये क्या है, रिड्यूस्ड स्टेम है, और इससे ये जो लीफ अराइज कर रही है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल लीव्स कहते हैं। ये छोटी सी बात है, अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब जाके हमारा ये कंप्लीट होता है, एक मिनट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज। अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो अब मैं पेज बदल रही हूँ, एक मिनट जी। तो यहाँ पे मैंने पेज लगा लिया है, दूसरा पेज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टैप रूट मॉडिफिकेशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे हम नोड्यूलेटेड रूट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं। हम यहाँ पे फेवेसी या पल्स फैमिली की बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आप सभी घर में दालें खाते होंगे, दाल खाते हैं ना आप सभी, घर में तो हर रोज़ दाल बनता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, तो आप लोग हर दिन घर में दाल खाते हैं, हर दिन घर में दाल बनता है। बच्चों, आप घर में जितनी भी दालें खाते हैं वो सारी दालें हमें फेबेसी फैमिली से मिलती है। किस फैमिली के मेंबर हैं ये सब, फेबेसी फैमिली के मेंबर हैं। घर में कौन कौन सी दालें मिल जाती हैं, मूंग, मसूर, चना, उड़द, ये सभी फेबेसी फैमिली के मेंबर हैं। अब समझिए, दालों वाली जितनी भी प्लांट्स हैं उनके रूट पे नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने डायग्राम में दिखा दिया है कि इनके रूट पे ये जो स्फेरिकल आउटग्रोथ है, ऐसे स्फेरिकल आउटग्रोथ होते हैं, ये प्राइमरी रूट पे भी होंगे, सेकेंडरी रूट पे भी होंगे, या कह सकते हैं ब्रांच पे भी होंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। रूट नोड्यूल का कलर पिंक कलर का होता है। कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। लेग हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर पिंक होता है।
लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है जो कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाता है। हो सकता है आपने पढ़ा होगा, समझिए ध्यान से। बच्चों देखो, आपको क्या करना है कि फ्लावरिंग से पहले, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, किसी भी सामान्य दाल के एक पौधे को जड़ से उखाड़ना है, जड़ सहित उखाड़ना है। तो आपको रूट पे लगभग गोलाकार मतलब स्फेरिकल आउटग्रोथ मिल जाएंगे। वो क्या है? वो नोड्यूल है। और जब आप इन नोड्यूल का कट सेक्शन करके देखेंगे या कह सकते काट के देखेंगे तो अंदर आपको पिंक कलर नज़र आता है लेग हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, अब देखो भैया ध्यान से समझो। यहाँ पे नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। अब बच्चों, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा तो प्लांट को नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? प्लांट को जब नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा मिलते हैं तो प्लांट अमीनो एसिड ज़्यादा बनाती है। जब अमीनो एसिड ज़्यादा बनते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए दालों के अंदर प्रोटीन कंटेंट हाई होते हैं। पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि दालों वाले सारे प्लांट में नोड्यूल प्रेजेंट हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, इसीलिए प्रोटीन कंटेंट हाई होते हैं। इसीलिए आपको घर में कहते हैं ना बड़े कि दाल खाया करो, दाल खाया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि दाल में प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, इसीलिए। कुछ बच्चे तो दाल देख के भड़क जाते हैं, मतलब उन्हें नहीं खाना, बट खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट हाई है। दाल ही क्या बच्चों, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर प्रोटीन कंटेंट हाई होते हैं, इसीलिए तो इन प्लांट्स का यूज एज ए फोडर या चारे के फॉर्म में करते हैं। चारा, चारा समझते हैं ना, वो पशु लोग का चारा, तो इनका उपयोग एज ए फोडर या चारे के फॉर्म में भी करते हैं। ट्राइफोलियम सेसबेनिया जैसे फेवेसी फैमिली के मेंबर का यूज फोडर या चारे के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि भैया किसान भी चाहते हैं कि उनके जो पशु है उनको प्रोटीन रिच डाइट खाने को मिले, है ना। तो आप भी खाएं, दाल खाया कीजिए। तो ये हो गया हमारा टैप रूट मॉडिफिकेशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे हमने नोड्यूलेटेड रूट्स के बारे में समझा। एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लीजिए, फेवेसी फैमिली। तो याद रहे, फेवेसी फैमिली के रूट पर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पल्स फैमिली भी बोलते, नहीं बोलते इसे हम पल्स फैमिली भी बोलते हैं। दालें हमें इसी फैमिली से मिलती है। अब हमारा जो अगला है, एक मिनट, वो है टैप रूट मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। टैप रूट मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे न्यूमेटोफोर्स की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, राइजोफोरा एक मैंग्रोव प्लांट है। राइजोफोरा एक मैंग्रोव प्लांट है और मैंग्रोव प्लांट के अंदर न्यूमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में समझने जा रहे हैं। मैंग्रोव प्लांट, आप जानते हैं कि मैंग्रोव प्लांट स्वैम्पी मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। स्वैम्पी मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं, और जहाँ स्वैम्पी मार्शी एरिया होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ऑक्सीजन बहुत कम है। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से रूट्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती है। अब जब इन रूट्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ये रूट जो है वो बौखलाने लगती हैं। जाहिर सी बात है भाई कि अगर इन्हें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो ये एकदम बौखला जाती हैं, और उसके बाद ये एक कठोर डिसीजन लेती हैं। और इनमें से कुछ रूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करते हुए ये देखो ऐसे बाहर निकल गई। निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करते हुए ऐसे बाहर निकल गई। देखो भैया समझो, टैप रूट तो अंदर जा रही हैं, सेकेंडरी ऑर्डर की जो रूट है वो निकल के बाहर आ गई, या टर्शियरी ऑर्डर की जो रूट है वो निकल के बाहर आ जाती है। ये देखो, ये खूंटे के जैसे जो निकल के बाहर आ गई हैं। इन रूट्स को ध्यान से समझिए, इन रूट्स को कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और इन रूट के यानी कि न्यूमेटोफोर के अपर एंड पे, टिप पे माइन्यूट पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं? न्यूमाथोड्स या लेंटिसल्स कहते हैं। इनका काम क्या है बच्चों? तो इनका काम है गैसियस एक्सचेंज करना, गैसियस एक्सचेंज फॉर रेस्पिरेशन। देखो हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि न्यूमाथोड्स के जरिए, लेंटिसल्स के जरिए ये प्लांट ऑक्सीजन लेते रहते हैं, CO2 रिलीज करते रहते हैं। ये यहाँ पे हमने दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो है ये ऑक्सीजन की कमी है,
ठीक है। ये जो है वो स्वैम्पी मार्सी एरिया में ग्रो कर रहे हैं, दलदली क्षेत्र में, दलदली एरिया में ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो इनको सही जो है इन रूट्स को जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ये जो इनकी कुछ रूट वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करते हुए ऐसे बाहर निकल जाती है। इन रूट को कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स। ध्यान दीजिए, ऐसे तो हम हमेशा कहते हैं कि जो रूट होती है जो जड़ होती है, मूल भी कह देते हैं हिंदी में, वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, बट ये जो न्यूमेटोफोर है ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, तो ध्यान से समझो, कन्फ्यूज नहीं करना। इन रूट्स को क्या कह रहे हैं, न्यूमेटोफोर्स कह रहे हैं। इनके अपर एंड पे, इनके टिप पे ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, सूक्ष्म छिद्र हैं, माइन्यूट पोर्स हैं, इन्हें क्या कह रहे हैं, न्यूमाथोर्स या लेंटिसेल्स कह रहे हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है गैसियस एक्सचेंज फॉर रेस्पिरेशन के काम में आते हैं। इसीलिए इन रूट को रेस्पिरेटरी रूट या ब्रीदिंग रूट भी कह देते हैं, न्यूमेटोफोर्स भी कह देते हैं। और ये जो पोर्स हैं इन्हें न्यूमाथोर्स भी कह देते हैं, ब्रीदिंग पोर्स भी कह देते हैं, लेंटिसेल्स भी कह दिया जाता है, ठीक है। ये 24 आवर ओपन रहते हैं। लेंटिसेल्स आपने पढ़ा होगा, 24 आवर्स ओपन रहते हैं। इसमें स्टोमेटा लाइक ओपनिंग क्लोजिंग मैकेनिज्म हमें देखने को नहीं मिलती है, और ये न्यूमेटोफोर के टिप वाले रीजन पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब ध्यान से समझिए, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, समझो। आप कभी मुंबई में जाएं, बहुत बड़ा सी है, बहुत बड़ा समुद्र है, उसके किनारे पे स्वैम्पी मार्शी एरिया आपको दिखाई देगा। तो मुंबई में हजारों मैंग्रोव प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार चले जाएं, वेस्ट बंगाल सुंदरबन चले जाएं, जहाँ जहाँ समुद्र है, सी है, उसके किनारे मैंग्रोव प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैंग्रोव प्लांट्स आर मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा हेलोफाइट्स। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मैंग्रोव प्लांट्स आर हेलोफाइट्स, क्योंकि ये सॉल्टी एरिया में ग्रो कर रहे हैं, तो मैंग्रोव प्लांट हेलोफाइट्स होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मैंग्रोव प्लांट्स आर हेलोफाइट्स, ठीक है। फिर से समझिए ध्यान से, आप लोग अगर कभी खेत गए हो, है ना, जो लोग गांव में रहते हैं वो हो सकता है गए हो, तो आपने कभी किसान को खेतों में काम करते हुए देखा है? अगर देखा है तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो किसान लोग होते हैं वो खेत में बीज बोने से पहले खेत में हल चलाते हैं। क्यों चलाते हैं हल? ताकि सॉइल पोरस हो जाए, सॉइल में पोर क्रिएट हो जाए, उन पोर में एयर एंटर कर जाए, और वही एयर एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन सीड काम लेगा। आपने ये भी देखा होगा कि जो किसान लोग होते हैं वो जब बीज बोते हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई में बीज नहीं बोते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में बीज नहीं बोते हैं। वो मैक्सिमम 5 to 7 सेंटीमीटर डेप्थ में सीड बोए जाते हैं। जो सीड है वो मैक्सिमम 5 to 7 सेंटीमीटर डेप्थ में बोए जाते हैं। जो किसान लोग होते हैं उनको एक आइडिया होता है कि, है ना, कैसे सीड बोना है, कितने गहराई में बोना है, कौन सा सीड बोना है, कब बोना है, ये सभी उनको एक आइडिया होता है। तो सीड जो है वो 5 से 7 सेंटीमीटर डेप्थ में सीड बोए जाते हैं। इससे ज़्यादा डीप में यदि सीड चला गया तो सीड को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सीड के जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन मीन्स एयर एसेंशियल होती है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे नीचे सॉइल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, और यहाँ पे देखो फ्रूट लगा है, फ्रूट में सीड प्रेजेंट है। यदि ये फ्रूट नीचे गिरेगा तो क्या सीड का जर्मिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए एडेप्टेशन हो गया प्लांट में लगे लगे सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। ये देखो हमने यहाँ पे दिखा दिया जर्मिनेशन, प्लांट में लगे लगे सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों। इसे हम कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन, या इसे विविपेरी भी कह दिया जाता है। विविपेरस जर्मिनेशन हमें मैंग्रोव प्लांट में देखने को मिलते हैं। ये एक टाइप का इन सीटू जर्मिनेशन है, जहाँ पे सीड बना था उसी मदर प्लेस पर जर्मिनेशन शुरू हो गया। मदर प्लेस पर होने वाले को क्या बोलते हैं? इन सीटू जर्मिनेशन बोलते हैं। अब बच्चों जर्मिनेट होने के बाद ये नीचे गिरेगा तो नया प्लांट डेवलप कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे
अक्षरों में लिख दिया है क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं था। इस टाइप के जर्मिनेशन को क्या कहते हैं, वीवी पेरस जर्मिनेशन, या इसे वीवी पेरी भी कह दिया जाता है। ये एक टाइप का इन सीटू जर्मिनेशन है। ऐसे इस पॉइंट को मैं क्लास 12th बायो का जब चैप्टर पढ़ाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे भी ये पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे भी बता दिया। ऐसे वहाँ पे भी मैं बताऊंगी। अब चीज़ों को ध्यान से समझो। देखो, अब यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मैंग्रोव प्लांट में वीवी पेरी एंड न्यूमेटोफोर्स होने का रीजन क्या है। आपका आंसर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। अरे भैया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती तो न्यूमेटोफोर भी डेवलप नहीं होते, न्यूमेटोफोर भी डेवलप होते हुए हमें नहीं दिखते। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती तो इस टाइप का जर्मिनेशन भी, इस तरह का जर्मिनेशन भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती तो ये दोनों एडेप्टेशन हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में है राइजोफोरा। आपने पढ़ा होगा कि मैंग्रोव प्लांट का कॉमन एग्जाम्पल है राइजोफोरा, और राइजोफोरा का फैमिली है राइजोफोरेसी फैमिली। अगर आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। तो ये हमने पढ़ा टैपरूट मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या था, टैप रूट का मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, तो वो हमने कंप्लीट किया। अब आने वाले क्लास में हम एडवेंटिसिस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। एक मिनट, एनसीईआरटी का लीजिए, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक मिनट, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपको ये खूंटे जैसी दिख रही है, ये क्या है, ये न्यूमेटोफोर है। यहाँ पे जो कंडीशन है कैसी है, स्वैम्पी, दलदली, मार्शी एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो इन रूट्स को जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ये देखिए, ये ऐसे निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ करते हुए बाहर निकल जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर। इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूमाथोड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख लीजिए। ऐसे मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। एनसीईआरटी का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। थैंक यू। हाँ जी, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, आपके डाउट जो है वो क्लियर हुए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर पूरे लेक्चर के दौरान आपके कुछ भी डाउट रहे हैं तो आप कमेंट में पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका भी कोशिश ये होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो ढंग का हो, मतलब लॉजिकल हो। थैंक यू सो मच।